हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। हमारा शिक्षा के क्षेत्र में ये जो बीएड के थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड निर्देशन और परामर्श के सॉल्व पेपर की सीरीज है, उसका खंड आ पहले से अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, वो ये वीडियो है। यहाँ पे हम खंड बा पर चर्चा करेंगे। 4 लॉन्ग आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि आप अपने आंसर किस तरीके से लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ऐसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। ये 15 अंक का प्रश्न आपको 30 मिनट में सॉल्व करना है। देखिए, समय के लिए आपको जो 9 आपके मल्टीपल ऑप्शन है जो शॉर्ट में है, उनको आप 6 मिनट में अगर पूरा करते हैं तो 54 मिनट में आप इन प्रश्नों को लिख पाएंगे और फिर 2 जो दीर्घ उत्तरीय आपको लिखने हैं वो 30 मिनट में पूरे करके आपको 60 मिनट में अपना समय पूरा करना है। तो इस तरीके से समय को आप ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के तौर पर आप देख सकते हैं, निर्देशन का स्वरूप स्पष्ट करिए, निर्देशन की प्रक्रिया सिद्धांत का वर्णन किए और आवश्यकता का विस्तृत वर्णन करिए। ये यहाँ पर एडिट में गड़बड़ हुई है, यहाँ पर सिद्धांत एवं आवश्यकता का विस्तृत वर्णन करिए। ये जो चीज है ये यहाँ पर है। अब बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, निर्देशन डायरेक्शन का सामान्य अर्थ संचालन से है। प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना, उन्हें परामर्श देना, प्रोत्साहन करना, उनकी प्रक्रिया का निरीक्षण करना निर्देशन कहलाता है। निर्देशन का तात्पर्य अधीनस्थ द्वारा कार्य संपादन करवाने के लिए उनका निर्देशन, मार्गदर्शन और कार्य का निरीक्षण करना है। इसके अंतर्गत कार्य का निष्पादन के दौरान होने वाली समस्याओं का निपटाना भी आता है, यानी किस तरीके से किसी कार्य को पूरा किया जाएगा जिससे कि उस कार्य को सही से पूरा किया जा सकता है। आगे निर्देशन के तत्वों को अगर आप देखें तो निर्देशन के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, जिनमें प्रथम में कर्मचारियों को आदेश देना होता है, यह हमारा पहला तत्व है। कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना दूसरा तत्व है। कर्मचारियों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना तीसरा तत्व है और उसके बाद कर्मचारियों को प्रेरित करके उनकी समस्या को निपटाना यह हमारा चौथा तत्व है। अब निर्देशन की परिभाषा को अगर हम देखने की कोशिश करें तो निर्देशन की परिभाषा में प्रोफेसर कुटज ओडोजनल की जो परिभाषा है बहुत अच्छी है। जिस तरीके से उन्होंने निर्देशन को समझाने का प्रयास किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझें, निर्देशन किसी कार्य को पूरा करवाने की क्रिया से आत्मीय रूप से संबंधित है, यानी जब तक काम पूरा नहीं हो रहा है, निर्देशन पूरा नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति नियोजन, संगठन, कर्मचारी प्रबंध कर सकता है, परंतु यह किसी कार्य को उसी समय तक पूरा नहीं करवा सकता जब तक वह अधीनस्थों को यह नहीं सिखा देता कि उनको क्या करना है। यानी जब तक, क्योंकि नियोजन प्लानिंग ए ने की है और काम कर रहे हैं बी सी डी, तो हाउ टू डू तो उसे इन्हें बताना ही होगा। तो इनको कैसे काम करना है इस बात को नियोजन में समझाना जरूरी है। अन्य अधिशासी कार्य भी यही अंतर है जो निष्क्रिय इंजन वाले किसी वाहन में बैठने और चालू इंजन को गियर डालने में होता है। अगर आप किसी भी निष्क्रिय कार में, अगर कार खराब है और आप गियर डाल करके बैठे हैं तो क्या आप कार चला पाएंगे? नहीं। कार के इंजन को, पहले कार के इंजन को ठीक करना होगा, तभी आप आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि अधीनस्थों का मार्गदर्शन, उनका पर्यवेक्षण ही प्रबंधीय की कार्य का संचालन, इसकी अच्छी परिभाषा है। प्रोफेसर एमईडी के शब्दों में निर्देशन का कार्य प्रशासन का हृदय होता है। कार्य क्षेत्र का निर्धारण, आदेशन, निर्देशन और गतिमान नेतृत्व प्रदान करना इसका अंतस्थ है। यानी किसी चीज का योजना बनाना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका डायरेक्शन, उसकी कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीजें निर्देशन में आती हैं। जोसेफ एल मॉयसी के अनुसार निर्देशन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया का हृदय है, जो क्योंकि यह कार्य प्रारंभ से संबंधित है। इसके मूल में लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु इसके पहले लिए गए निर्णय और पहले तैयार किए गए कार्यक्रमों और योजना बनाने की प्रभावी विचार निहित है। निर्देशन की प्रकृति क्या है? तो निर्देशन की प्रकृति में क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले भार अर्पण आएगा। ड्यूटी बताने की काम है। निर्देशन का काम है अपने नीचे वाले व्यक्तियों को भार का अर्पण, उनके अधिकारों को सौंपना। उसके बाद जो तीसरा हमारा चरण है, दूसरा चरण है, उसमें उच्च प्रबंधकीय प्रक्रिया है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरीके से कार्य होगा। अब स्थापना करना, पुरानी सूचना इकट्ठा करना और चीजों को सही से व्यवस्थित करना इसके तीसरे चरण में आता है। निर्देशन प्रक्रिया किस तरीके से पूरी की जाएगी, इसमें निर्देशन यानी किस तरीके से कार्य किया जाना है, इस बात को हम चौथे चरण में पूरा करते हैं। अनुशासन और पुरस्कार, सही कार्य को हम डन करना, उसे प्राइज देना, ये हमारा लास्ट का सब्जेक्ट होता है जिसको कि हम मूल्यांकन के तौर पर कहते हैं। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हम पूरा कर चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन में अंतर स्पष्ट करिए। व्यावसायिक निर्देशन की भारत में क्या आवश्यकता है, इस विषय पर संदर्भ दीजिए। तो व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन में अंतर को पहले हम देख लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को विभिन्न शैक्षिक विषयों और संस्थाओं के विषय में जानकारी दी जाती है, जबकि व्यावसायिक निर्देशन में विभिन्न व्यावसायिक विषयों और व्यावसायिक संस्थानों के बारे में जानकारी दी जाती है। शैक्षिक निर्देशन में छात्रों के बौद्धिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि व्यावसायिक निर्देशन में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। शैक्षिक विकास छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और शैक्षिक अवसरों में संतुलन बनाए रखता है, जबकि व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक विकास पर बल दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन में पाठ्यक्रम के बारे में
शैक्षिक निर्देशन में पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है, व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय संबंधित जानकारी दी जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग देना और शिक्षा देना अलग-अलग हो जाता है। शैक्षिक निर्देशन उपयुक्त पाठ्यक्रम को चुनने में मदद करता है, व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय को चुनने में मदद करता है। शैक्षिक निर्देशन में अन्य विधियों के साथ-साथ निबंधात्मक प्रणाली उपयुक्त है, जबकि व्यवसाय विधियों में मानवीकृत प्रणाली या आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, व्यावसायिक विषय संभव नहीं हो पाते हैं। शैक्षिक विषय का निर्देशन प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का विशेष है, जबकि व्यावसायिक स्तर का निर्देशन उच्च माध्यमिक स्तर का महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद शैक्षिक निर्देशन सामान्य अध्यापकों के माध्यम से सफल हो सकता है। व्यावसायिक निर्देशन में प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों का योगदान संभव है। तो यहाँ तक हमने व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन में अंतर को देखा। अब वर्तमान परिस्थितियों में भारत में किस तरीके से इसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग विषय है, इस पे एक ऐसे लिखा जा सकता है। मैं लॉन्ग विषय में यहाँ पर 150 वर्ड्स के लेवल पर इसे समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हेडिंग पर हम चर्चा करेंगे और मैंने इसको डिटेल भी कर रखा है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से व्यावसायिक निर्देशन की क्या आवश्यकता है, इस विषय को देखें। तो यहाँ पर हम किसी विषय के समाज के लिए क्यों जरूरी है, यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। किसी समाज की सुरक्षित प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे व्यवसाय करे जहाँ देश, परिवार और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्यावसायिक निर्देशन इस प्रकार से हो कि वह अपने प्रदर्शन को उचित तरीके से पेश कर सके। संयुक्त परिवार में एकल परिवार को महत्व दिया जा रहा है, जो अन्य दुनिया के सांस्कृतिक आदान प्रदान में हो रहा है। नए क्षेत्रों के अवसर बढ़ रहे हैं, इसलिए आज के समय में व्यावसायिक निर्देशन की भारत में बहुत आवश्यकता है। तो परिवार की दशाएं बदल गई हैं, इसलिए आवश्यकता है। उद्योगों और श्रम के बदलते हालात के कारण हमारी स्थितियां बदल रही हैं, इसलिए हमारे लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो चुका है, आज हम एकाकी परिवार की ओर भाग रहे हैं, इसलिए निर्देशन की आवश्यकता है। जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी है, हमारे नए नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हमें निर्देशन की आवश्यकता है। और इसके साथ ही धर्म के नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण हमारे लिए निर्देशन की आवश्यकता है। यांत्रिक विकास और सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के कारण हमारे लिए इस शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है। उचित रोजगार की आवश्यकता भी हमारे लिए इसीलिए है क्योंकि हमें रोजगार के अवसर तलाशने होंगे। महिलाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता है, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। राजनीतिक दृष्टि से व्यावसायिक निर्देशन की भी आवश्यकता है, क्योंकि व्यावसायिक निर्देशन जितना अच्छा होगा, रोजगार के अवसर उतने ही अच्छे उपलब्ध हो पाएंगे। स्वदेश रक्षा हमारा एक विशेष बिंदु है, हमें अपने देश की रक्षा करनी होगी, इसके लिए भी हमें व्यवसाय चुनने के लिए अपने आप को निर्देशित करना होगा। लोकतंत्र की रक्षा, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी बच्चों को देनी होगी, जिससे कि वो अपने अधिकार और कर्तव्यों को जान करके अपने आप को समाज का जिम्मेदार नागरिक बना सके। धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा हम अपने समाज को दें, जिससे कि हमारे समाज में धर्मनिरपेक्षता व्याप्त हो और समाज समरसता की ओर बढ़े। शैक्षिक दृष्टिकोण से व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है, जिसमें पाठ्यक्रम में विषयों का चयन, अपव्यय और अवरोधन की समस्या का समाधान और छात्रों की संख्या में वृद्धि और सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए हमें शैक्षिक योगदान की या शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमारे जो शैक्षिक निर्देशन हैं भारत में किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाए और क्या आवश्यकता है, इसको हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के तौर पर है व्यावसायिक सूचना क्या है, वोकेशनल इंफॉर्मेशन क्या है, व्यावसायिक सूचना प्राप्त करने के स्रोत और विधियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर व्यावसायिक सूचना के संबंध में सूचना, सेवा, अर्थ और स्रोतों की जानकारी के लिए स्वाभाविक है कि हर चीज के बारे में जानकारी उस व्यक्ति को उत्साहित कर देती है जिससे कि उसे आवश्यकता है। अगर वह उस विषय पर रुचि रखता है तो विभिन्न श्रेणियों को व्यक्तियों को विभिन्न विषयों की जानकारी महत्वपूर्ण ढंग से मिलती है, लेकिन छात्र समुदाय के लिए विभिन्न शैक्षिक कैरियर और व्यवसायों की जानकारी प्रदान किया जाना उल्लेखनीय है। आवश्यकता है कि छात्रों को इस तरीके के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उल्लेखनीय है और यह उल्लेख योग्य है, इसलिए किसी भी मामले पर बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प और उचित निर्णय लेने से विद्यार्थियों को उस मामले में फायदे या नुकसान के बारे में अच्छी तरीके से सूचित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक विषयों में जानकारी देने की एक सेवा होती है, जिसे व्यावसायिक सूचना सेवा कहा जाता है। यह सूचना सेवा आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देकर के उनकी मदद करने का प्रयास करती है। व्यावसायिक सूचना माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता, विशेषताओं और मांगों और आवश्यकताओं के बारे में विशेष जानकारी देती है और उपयोग करके विद्यार्थियों को दुनिया का पता लगाने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए यह अधिक रूप से व्यावसायिक सूचना सेवा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम प्रदान करती है। व्यावसायिक सेवा की जानकारी की आवश्यकता, क्यों आखिर हमें इसकी आवश्यकता है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो सूचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं, विद्यार्थियों के लिए सूचना सेवा की आवश्यकता निम्नलिखित आधारों पर महसूस की जा सकती है। इसमें उच्चतर और माध्यमिक विद्यालयों को व्यवसाय से संबंधित विकल्प होता है, हमेशा ज्ञान और इसमें चुनाव शामिल होता है, इससे वह कोई भी विकल्प चुन सकता है जो वो नहीं जानता। मार्गदर्शन में परामर्श योग्य और शिक्षित व्यक्ति उसे मार्गदर्शन देता है। व्यवसाय के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना ऐसी सेवाएं केवल दिखावे के लिए होंगी जिनका वास्तविकता से कोई मूल्य नहीं होगा। पर्याप्त व्यावसायिक जानकारी व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए हमें आवश्यक है। अगले पॉइंट्स को हम देख लें।
यहाँ पर व्यवसायिक जानकारी मार्गदर्शन सूचना सेवा प्रेरक विश्लेषणात्मक और मूल्यांकन बनाती है, विद्यार्थियों के लिए सहायक के रूप में स्वीकार की जाती है। आपकी दुनिया में लगभग 400 से अधिक व्यवसाय हैं। प्रत्येक व्यवसाय विशेषताओं और आवश्यकताओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक छात्र को उसकी महत्वाकांक्षा, रुचि, क्षमता और सीमाओं के अनुसार नए विषयों का चुनाव करने के लिए जानकारी दी जानी आवश्यक है, जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो मदद ले सके और अपना निर्णय ले सके। व्यवसायिक जानकारी का संग्रह, वर्गीकरण, प्रसार छात्रों के व्यवसायिक विकल्प और व्यवसायिक योजना और व्यवसायिक प्लेसमेंट में सहायता करता है। व्यवसायिक विषय में क्या क्या जानकारियां आएंगी, इस विषय पर आप देख सकते हैं कि शैक्षिक जानकारी होती है, जो हमारी शैक्षणिक जानकारी है, फिर व्यवसायिक जानकारी है, औद्योगिक सूचनाएं हैं। ये मैं थोड़ा डिटेल करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कंटेंट आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण की सूचना देना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना हमारे व्यवसायिक शैक्षिक निर्देशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मनोरंजन की जानकारी देना और सामाजिक आर्थिक जानकारी देकर के बच्चों को व्यवसाय के बारे में बताना। अब आगे हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्थापन सेवाएं क्या हैं और इनके बारे में क्या सेवाएं हैं और इनका संगठन कैसे किया जाएगा, इस विषय पर बताना है। स्थापन सेवाएं रोजगार सेवाएं हैं जो कि व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर स्थापन सेवाएं प्लेसमेंट सर्विस के रूप में होती हैं। इनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम तभी रूप से हो सकता है जब नियोजन स्थापन अनुवर्ती सेवाओं के अनुरूप उपलब्ध हो। जैसे भारत में शिक्षा सेवाओं को उचित रूप से संगठित नहीं किया गया है। वर्तमान समय में प्रत्येक माता पिता बच्चों को उचित शिक्षा दिलाना चाहता है और उन पर व्यय करने के लिए तत्पर रहता है। इस दिशा में अच्छे प्रयास भी जारी रखता है, क्योंकि शिक्षा आगामी प्रक्रिया में जीवन मार्ग के लिए तैयार करती है। यानी शिक्षा के बाद रोजगार की जो व्यवस्था है उसको कैसे पाया जाए, इसी के बीच में हमारा व्यवसायिक निर्देशन और स्थापन सेवाएं काम करती हैं। शिक्षा समाप्ति के बाद किसी व्यवसाय में वह स्थान प्राप्त कर लेता है। आज अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालित होने के कारण व्यवसाय चयन में कठिनाई नहीं आती, बल्कि उनका स्थापन पाठ्यक्रम के द्वारा निर्धारित हो जाता है। व्यवसायिक निर्देशन द्वारा छात्रों की योग्यताओं और क्षमता के अनुसार स्थापन का सुझाव दिया जाता है। यहाँ पर अब बच्चों को स्थान दिलाने के लिए जो बच्चे स्थापन सेवा में, यहाँ पर नीचे शायद कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, हाँ ये थोड़ा सा डेटा हमारा छूट रहा था। तो स्थापन सेवाएं छात्र को कहाँ और किस व्यवसाय की ओर जाना चाहता है ये निर्देशन प्रदान नहीं करती, विद्यार्थी को स्वयं स्थापन के लिए प्रयास करना होता है। स्थापन और नियुक्ति से हमारा अभिप्राय व्यक्ति की योग्यता और व्यक्ति संबंधी गुण जानकारी के आधार पर उचित स्थान में नियुक्ति दिलाने में सहायता प्रदान करना है, जिससे वह सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित कर सके। किसी भी व्यवसाय और व्यवसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम उपयुक्त स्थान पर दिलाने की जो प्रक्रिया है उसे स्थापन सेवा कहा जाता है। इसे नियोजन करने में स्थान और नियुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रयू एंड विली के अनुसार नियुक्ति सेवा उन सभी क्रियाओं की ओर संकेत करती है जो छात्र को जीविका या शैक्षिक विद्यालय में प्रवेश के समय साथ दी जाती हैं, जिससे वह उनमें पर्याप्त समय में समायोजन स्थापित कर सके। स्थापन सेवा के क्या उद्देश्य हैं, इस विषय पर देखें तो स्थापन सेवाओं के उद्देश्य में व्यवसाय ढूंढने में सहायता प्रदान करना, व्यवसाय की व्यवस्था में सहायक, व्यवसाय की स्थापना में सहायक होता है, जो कि समाप्ति के पश्चात उसके जीवन में जब वो प्रवेश करता है तो आर्थिक रूप से उसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए व्यवसाय की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम के चयन करने में शिक्षकों की सहायता प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अन्य गतिविधियों के माध्यम से भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना स्थापन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें कि छात्र विद्यालय की आंतरिक क्षमता को जानने के लिए गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि वो अन्य चीजों पर जा सके। क्लब, संगीत, विभिन्न खेलकूद, नाटक, भाषण और वाद विवाद के जो कार्यक्रम है वो इसी के तहत आते हैं। अब इसके बाद में हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक होना। अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थापन सहायता व्यक्ति को सहायता देती है। इसमें निम्नलिखित सहायता आती है। इसमें प्रशिक्षण के स्थान की जानकारी देना, वांछित स्थान पर प्रशिक्षण चुनने में सहायता देना, वांछित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना। तो इस तरीके से हमारा खंड बा का जो 4 लॉन्ग आंसर्स हैं उनके आंसर्स मैंने आपको दिखाए हैं। इन आंसर्स के कंटेंट निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। मैं अगले वीडियो में खंड सा से रिलेटेड डिस्कशन लेकर के आपके सामने जल्द आऊंगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी हमारा प्रयास पता चल सके। धन्यवाद।